मैं स्टार्ट करते हैं लास्ट नहीं इसमें ये वाला नहीं हो सकता ना, आज वाला ये वाला तो मुश्किल है। वो आपका टीचर है ना, वो दूसरा हाँ ये टीम पे भी चल रहा है। चलिए टीम पे भी है, वैसे रिकॉर्ड हो जाएगा तो स्टार्ट करें। तो मैं अपलोड करता हूँ, स्टार्ट करते हैं। टीम पे भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथ। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बेसिकली मैकेनिक्स क्या होती है, बायोमैकेनिक्स क्या होती है, और काइनेसियोलॉजी क्या होती है, और स्टैटिक्स और डायनामिक्स क्या होती है। फिर हमने ये दो देखा था बायोमैकेनिक्स की एप्लीकेशंस जो है ना, ये दो मेजर एप्लीकेशंस हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस है और दूसरी है आपकी रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन या ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी। तो इन दो मेजर एप्लीकेशंस हैं बायोमैकेनिक्स की। इन्हीं दो मेजर उसमें बायोमैकेनिक्स अपना रोल प्ले कर रही है। तो ऐसे नजर आ रहा है जो आपकी इफेक्टिव मूवमेंट है, मतलब कोई भी बॉडी की मूवमेंट है, उसमें सर्टेन फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी वजह से आपकी वो हो रही है, मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों तो सामने आ रहा है, तो जब आएंगे तो बैठेंगे नहीं कर पाएंगे। तो उसमें एनाटॉमिकल फैक्टर्स भी होते हैं आपकी बॉडी के, मतलब जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, तो उसका भी अपना रोल होता है जो मूवमेंट के अंदर। और फिर न्यूरोमस्कुलर स्किल्स होती है बंदे की, पर्सन टू पर्सन वो वेरी करती है, किस तरह से कोऑर्डिनेशन उसकी ब्रेन की उसके साथ है, मस्कुलर सिस्टम के साथ है, वो भी मूवमेंट में रोल प्ले कर रही होती है। फिर हर बंदे की सर्टेन फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, तो वो भी मूवमेंट के अंदर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। और उसके बाद साइकोलॉजिकल या कॉग्निटिव एबिलिटीज भी हैं, मतलब फिजिकली स्ट्रांग होना तो जरूरी है किसी भी पर्सन का मूवमेंट के लिए, या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए। उसके साथ साथ मेंटली भी उसका स्ट्रांग होना जरूरी है, इसीलिए उसकी साइकोलॉजिकल या कॉग्निटिव एबिलिटीज वो भी मूवमेंट के पार्ट हैं, उस पर भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो जो बायोमैकेनिक्स की एप्लीकेशन वहाँ पे क्या चीजें प्रूव कर सकते हैं, तो जहाँ पे टेक्निक इन्वॉल्व हो रही है जिस कोर्स के अंदर ना, तो बायोमैकेनिक्स जो है उस टेक्निक को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो किसी की टेक्निक की वजह से किसी की मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम है, किसी की परफॉर्मेंस अगर टेक्निक की वजह से इफेक्ट हो रही है, कम हो रही है, रिड्यूस्ड है, तो उसको हम टेक्निक को इम्प्रूव कर सकते हैं। बायोमैकेनिक्स जो है वो ये कर सकते हैं। बाकी फिजिकल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी जो है वो काम नहीं कर सकता बायोमैकेनिक्स का काम, इसका टेक्निक से रिलेटेड काम, तो टेक्निक है उसको इम्प्रूव करना ज्यादा बायोमैकेनिक्स टेक्निक इम्प्रूव करो तो इसको परफॉर्मेंस है। तो उसके अलावा ये है कि बायोमैकेनिक्स एक्सरसाइजेज और कंडीशनिंग के थ्रू भी, प्रोग्राम्स के थ्रू भी वो कर रहे हैं, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं ना, मैच कर रहे हैं। डिफरेंट वो किस तरह कह रहे थे, डिफरेंट मशीन्स डिवाइस की हुई बायोमैकेनिक्स उस पर काम कर रही थी कंप्यूटर कंट्रोल में। तो
एक तो है एक्सरसाइज है डिफरेंट, आप मतलब स्पेसिफिक एक्सरसाइज कर रहा तो वो उसकी भी एक्सरसाइज एक्टिविटी। कंडीशनिंग प्रोग्राम होते हैं बेसिकली वो एक कोऑर्डिनेटेड आप प्रोग्राम कहते हैं, उसमें मतलब एक वो है सेट ऑफ एक्टिविटीज है कि आपकी मतलब कोई डिफरेंट टाइप के आप कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज को कंबाइन कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, इसके अलावा आप लाइफस्टाइल उसका इम्प्रूव कर रहे हैं, कोई डाइट वगैरह, ये सारी चीजें कंबाइन होगी, उसकी कंडीशनिंग प्रोग्राम है। एक्सरसाइज तो सिंपली आप एक्सरसाइज करें, लेकिन वो जब वो एक कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम होगा, सेट ऑफ प्रोग्राम आप करें तो उसमें वो उसका कंडीशनिंग प्रोग्राम होगा। एक एग्जांपल दी हुई है, तो एक कंप्यूटराइज्ड टेस्टिंग एंड एक्सरसाइज डायनामोमीटर हमारे पास डायनामोमीटर है, तो एक्सरसाइज भी टेस्टिंग भी करता है और एक्सरसाइज भी करता है। तो इसमें डिफरेंट टाइप के मसल एक्शंस भी हैं, आइसोमेट्रिक एंड सेंट्रिक बताता हूँ क्या होती है, तो और लोडिंग पैटर्न भी है। तो जो ये तीन टाइप से उसने बताई हुई है मसल्स की बेसिकली कंट्रैक्शंस हो रही है, आइसोमेट्रिक हो रही होती है और कंसेंट्रिक में हो रही होती है, एक्सेंट्रिक हो रही है। जो आइसोमेट्रिक आपकी वो है कंट्रैक्शन है, उसके अंदर जो आपका मसल्स की जो साइज है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं हो रहा होता। तो इस तरह की एक्टिविटी जब आप कर रहे होंगे तो आपके आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन है। इससे एग्जांपल है, फिर आपको लोड अपने फॉरवर्ड मूव करके सामने बाजू तो लोड उठाया हुआ है आपने और मूव नहीं कर रहे हैं आपके पास, तो आपके मसल्स जो है बाइसेप मसल्स पे वो आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन हो रही है, मतलब उनकी ना उनमें साइज इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, तो वो आपका रहा है आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। ठीक है, और फिर आपकी है कंसेंट्रिक, ये है कंसेंट्रिक जो आपकी कंट्रैक्शन है, इसमें आपका जो मसल साइज है वो रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसकी एग्जांपल है, आप नीचे से कोई हैवी लोड लिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ ना, तो जब ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपका मसल्स वो कंट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन है। तो इसी के अपोजिट आपकी एक्सेंट्रिक कंट्रैक्शन है। तो आप कोई भी लोड आप नीचे से ऊपर, यहाँ से आप लोड जब नीचे लेके जा रहे हैं तो साइड वाइज जब उस नीचे को लोड लेके जा रहे हैं तो आपके मसल्स जो है वो उनका साइज इंक्रीज एक्सेंट्रिक। हाँ जी, लोड को भी आप नीचे लेके जा रहे हैं तो वो आपकी एक्सेंट्रिक हो जाएगी, उससे आपका एक उसमें साइज आपका जो है वो इंक्रीज होगा, चेंज कर रहा है लेकिन उसमें रिड्यूस हो रहा है, एक्सेंट्रिक में इंक्रीज कर रहा है, दोनों ये डिफरेंस है। एक मसल साइज रिड्यूस हो रहा है, एक में इंक्रीज हो रहा है, ये आपको दोनों में डिफरेंस है। वो तो हो गई थी परफॉर्मेंस की इम्प्रूवमेंट हो गई थी बायोमैकेनिक्स की। अभी एप्लीकेशन भी है आपके प्रिवेंटिंग या प्रिडिक्टिव इंजरी है, वो भी बायोमैकेनिक्स की एप्लीकेशन। तो उसमें क्या है, मूवमेंट सेफ्टी है या इंजरी की प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट है, ये भी बायोमैकेनिक्स की एप्लीकेशन है, तो बायोमैकेनिक्स इसमें रोल प्ले कर रही होती है। तो इंजरी को बायोमैकेनिक्स कैसे प्रिवेंट कर रही होती है कि बायोमैकेनिक्स के थ्रू हमें पता चल जाता है कि टिश्यूज की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं और किसी स्पेसिफिक मूवमेंट के अंदर किस तरह का लोडिंग पैटर्न और मैकेनिकल लोडिंग हो रही है आपके मसल्स के ऊपर। तो और वो ट्रीट भी कर रही होती है बायोमैकेनिक्स, ये है कि प्रिवेंटिव या रिहैबिलिटेटिव थेरेपीज डिफरेंट टाइप की बायोमैकेनिक्स को। एक आप ये है दो आपके बेसिकली एप्लीकेशन पड़ी थी, एक परफॉर्मेंस एनहांसमेंट और एक प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी। तो प्रिवेंट किस तरह कर रही होती है कि आपका आपके पास वो नॉलेज होता है कि मैकेनिकल किसी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, लोडिंग साइकिल मसल्स पे क्या है, और वो ट्रेन भी कर रही होती है कि रिहैबिलिटेटिव थेरेपीज वगैरह हैं, ये वो अब आगे। तो अब ये भी एक एप्लीकेशन है आपकी इंजरी की प्रिवेंशन किस तरह से बायोमैकेनिक्स है। एक एग्जांपल से दीजिए सबसे पहले ना कि जो एक्सीडेंट्स हैं उनकी बायोमैकेनिकल स्टडी जब हमने की तो हमें पता चला कि मतलब हेड इंजरी जो है कॉमन काज है आपकी फैटेलिटी का ना। फिर उन्होंने बायोमैकेनिक्स को अप्लाई करते हुए इस तरह हेलमेट डिजाइन किए
कि जो आप जब आपने वेट किए होंगे तो आपका एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो आपकी जो इंजरी से आप से सेव करते हैं। जी भी बायोमैकेनिक्स की एप्लीकेशन में डिजाइन ऑफ एलिमेंट सर्टेन टाइप का जो आपको मतलब प्रिवेंट करे आप एक्सीडेंट का हो जाए तो आप एडेंजिंग से आप फिर एक ये है कि फोरेंसिक बायोमैकेनिक्स का उसने जिक्र किया हुआ है। फोरेंसिक बायोमैकेनिक्स क्या करते हैं, तो एक्सीडेंट के बाद एक एक्सीडेंट हो गया जिसके साइड में फोरेंसिक बायोमैकेनिक्स जाएगा, तो वो जो विटनेस जिन्होंने आई विटनेस है उनकी टेस्टिमनीज और वो क्या कहते हैं एक्सीडेंट जो हुआ उसको वही से वो बताएगा, आपको लाइवली कॉज बताएगा भी एक्सीडेंट क्यों हुआ था, कि मतलब क्या फैक्टर थे, किस तरह से एक्सीडेंट हुआ, ये वो सारा एक तरह से रिकंस्ट्रक्ट करके देगा जो फोरेंसिक बायोमैकेनिक्स है। डिफरेंट टाइप की मतलब नॉलेज वो यूज कर रहा होगा, एविडेंस कलेक्ट करेगा, सारा कुछ करेगा, मतलब कितना डैमेज हुआ है, किस तरह से हुआ है, किस साइड पे हुआ है, तो फोरेंसिक बायोकेमिस्ट्री करेगा, बेसिकली बायोकेमिस्ट्री करेगा, लेकिन स्पेसिफिकली उसमें फोरेंसिक बायोकेमिस्ट्री उसका एक काम इस तरह से स्पोर्ट्स बायोकेमिस्ट्री और स्पोर्ट्स एनालिसिस करेगा, फिर वो एर्गोनॉमिक्स भी आ गया भाई, इसमें जो कर रहा है वो फिट बनाएगा आपकी एक्सरसाइज का, मतलब डिफरेंट बायोकेमिस्ट्री डिफरेंट एक्सपर्टीज। इसका बायोकेमिक्स क्या कर रही होती है, वो फिजिकल थेरेपिस्ट को वो कर रही होती है, हेल्प कर रही होती है कि वो डिफरेंट पेशेंट्स के हिसाब से रिहैबिलिटेटिव एक्सरसाइजेज, असिस्टेड डिवाइसेस या ऑर्थोटिक्स मतलब डिवाइसेस हैं उनको डिवाइस करने में भी हेल्प कर रही है। तो अब ये असिस्टेड डिवाइसेस और ऑर्थोटिक्स ये स्पोर्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, दो तरह के, दोनों में डिफरेंस है। तो जो आपका ऑर्थोटिक्स या स्पोर्ट्स ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपकी डिफॉर्मिटीज या जॉइंट पोजीशनिंग को वो करते हैं, करेक्शन के लिए यूज होते हैं, जबकि आपके जो असिस्टेड डिवाइसेस हैं वो आपको सपोर्ट काम कर रही है, आपको बहुत कर रही है, उसको यूज करें तो ये आपकी करेक्शन में बेसिकली हेल्प नहीं करेगी, वो आपकी ऑर्थोटिक्स या रिहैबिलिटेटिव जो या स्पोर्ट्स करेक्शन वो कर रहे हैं आपको। अच्छा, ergonomics में क्या होता है, a person trained in working in or working in ergonomics, जो ergonomics में trained है या फिर वर्क कर रहा था वो ergonomics, और ergonomics क्या है उसने ergonomics definition दी है, the applied science of equipment design as for the workplace intended to maximize productivity by reducing operator fatigue and discomfort। मतलब ये इस तरह की ऐसी साइंस है, मतलब इक्विपमेंट डिजाइन की बेसिकली साइंस है जो ergonomics है। तो इस तरह का आपने इक्विपमेंट इसको डिजाइन कर रहे हो कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए, तो मैक्सिमाइज किस तरह से होगी आपकी प्रोडक्टिविटी वर्कप्लेस में, कि जो आपका ऑपरेटर है जो काम कर रहा है, एक तो वो है कि उसकी बिल्कुल कंफर्टेबल हो, उसमें कम डिस्कम्फर्ट जो है बिल्कुल उसकी रिड्यूस हो, और उसको फटीग भी ना हो, इस तरह से काम कर रहा है। फर्ज करें कोई बंदा सारा दिन है कंप्यूटर का प्रोग्रामर है, तो वो उसका सारा दिन काम ये है कि कंप्यूटर पे वो काम करता है, प्रोग्रामिंग करता है, तो इकोनॉमिक्स क्या करेगा उसके लिए इस तरह की कुछ चेयर डिजाइन करेगा कि मतलब जिसको सारा दिन बैठे तो उसको उसका एक पोस्टर नहीं करेगा, एक पोस्टर हो डिस्कम्फर्ट ना हो, और दूसरा ये कि उसकी आर्म वगैरह को मतलब इस तरह से सपोर्ट मिले कि वो उसमें ना तो फटीग हो और ना डिस्कम्फर्ट हो, तो ये है कि वो उससे क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी, तो इकोनॉमिक्स में चेयर डिजाइन करेगा। तो अब सेम मतलब वो है, एक बंदा जो है वो उठा रहा है, लोड उठा रहा है 200 न्यूटन, लेकिन ये है कि वो एक बंदे को ज्यादा एफर्ट करनी पड़ रही है, मतलब पोस्टर उसका है, उस जो बंदा ज्यादा ये बेंड हुआ है इसका पोस्टर, मतलब ये ज्यादा जल्दी फिटिंग करेगा, जिसका बैक पोस्टर ठीक है वो इतना जल्दी नहीं होगा, इस तरह की रिप वगैरह भी है। अब डिफरेंट टाइप के पोस्टर्स दिए हुए हैं, तो मतलब डिफरेंट तरह से लोग खड़े होते हैं पोस्टर, तो गुड पोस्टर भी है उसमें दिया हुआ,
और कुछ लोग हेड फॉरवर्ड होता है या पैसिव का प्रोसेस होता है। कोई प्रोसेस तो आपने पढ़ा था ना इसमें स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा होगा इसकी नॉर्मलिटी थी का प्रोसेस। बेसिकली अगर पार्ट वर्टिकल कॉलम का वो बेंड हो जाता है उसको पाई प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इस तरह से लॉर्डोसिस क्या होता है, आपका जो लोअर पार्ट है इसका वर्टिकल कॉलम का उसमें ज्यादा ये आपने डिजीज पढ़ी थी इसमें स्केलेटल सिस्टम। तो ये गुड पोस्चर क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो। ये आपका गुड पोस्चर है। ठीक है, इसी तरह से आपका सिटिंग पोस्चर भी है, वो भी डिफरेंट दिया हुआ है। तो ये आपका वर्टिब्रल कॉलम बेसिकली उसने दिया हुआ कि नॉर्मल इस तरह से होता है आपका वर्टिब्रल कॉलम। तो उसमें जब काइफोसिस हो जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा, और जब उसमें लॉर्डोसिस हो जाएगा तो इस तरह से। काइफोसिस जब ऊपर से बेंड हो जाएगा तो काइफोसिस हो जाएगा, जब नीचे से बेंड होगा तो लॉर्डोसिस हो जाएगा। बेसिकली ये आपका जो पोस्चर है सिटिंग या स्टैंडिंग का वो भी इसमें रोल प्ले कर रहा है। इस वजह से भी आपका स्केलेटल सिस्टम जो डिस्टर्ब हो जाता है, आपका स्केलेटल डिस्टर्ब हो जाता है। बेसिकली ये बताना चाहता हूं। ये नेक्स्ट पिक्चर है, इसमें उसने डिफरेंट वो सीटिंग पोजीशंस दी हुई है। ठीक है, तो कौन सी सीटिंग है बल्कि स्टैंडिंग का भी दिया हुआ है। तो आपकी मतलब कितना वो आपके ये ग्राफ दिया हुआ है कि किस पोजीशन पे कितना आपको लोड अप्लाई होगा बेसिकली बैंक को। तो जब आप स्टैंडिंग खड़े हैं, इस पे खड़े तो ऑलमोस्ट ये है 330 340 न्यूटन के करीब होगा, इतना आपके अप्लाई हो रहा है। तो जब आप बिल्कुल स्ट्रेट है गुड पोस्चर में, मतलब ये है कि रिलैक्स आर्म्स है, तो आपका मतलब आप 430 440 के करीब अप्लाई हो रहा है। तो बेसिकली मकसद ये है सारी एक्सरसाइज का कि आपका जो पोस्चर है तो जो आपका पोस्चर है ना बेसिकली वो बड़ा उसका आपकी फिजिकल हेल्थ पे ऊपर आपकी मतलब जो आपका स्केलेटल सिस्टम है इस पे सारे पे बड़ा उसका इफेक्ट बेसिकली उसमें न्यूटन ने बताई है फोर्स कितनी, मतलब ये बेसिकली उसने फोर्सेस बताई है इस पोस्टर में कितने फोर्स अप्लाई हो रही है। तो आप उससे कंपैरिजन करते हैं ऑलमोस्ट 750 के करीब करना डिस्टर्ब बैठेगा फोर्स लगेगी। अगर स्टैंडिंग आईडी है तो उस पर बहुत कम फोर्स अप्लाई लग रही है। बेसिकली ये बताना चाह रहे हो बार चार्ट के थ्रू ना आपको बता रहा है किस तरह से हो रहा है। तो डिफरेंट टाइप के मैकेनिकल टर्म्स और कांसेप्ट्स बताए हुए, तो बेसिकली इनको आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो फिर आपको आप कर सकेंगे कि अंडरस्टैंड करेंगे कि मूवमेंट को किस तरह से होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैकेनिक्स है, आपने पहले भी पढ़ी है ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द फोर्सेस दैट कॉज मोशन। ठीक है, तो मैकेनिक्स में आप क्या कर रहे होते हैं, मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं, फोर्सेस जो मोशन को कॉज कर रही है उनको आप स्टडी कर रहे हैं। तो आपको मैकेनिक्स तो ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो बायोमैकेनिक्स में क्या होगा, आप उसको अप्लाई करेंगे जब ह्यूमन पे या लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, हमारे केस में ह्यूमन पे, तो बायोमैकेनिक्स होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन उसमें डिवाइड होते हैं, मेन एरियाज में बायोमैकेनिक्स में आपकी डिवाइड होते हैं। एक तो आपकी रिजिड बॉडी है, एक फॉर्मेबल बॉडी है और एक फ्लूइड है। इनको हम आगे देखते हैं क्या क्या है ये तीनों चीजें। अगर आप इसमें किसी ऑब्जेक्ट को रिजिड बॉडी मैकेनिक्स की स्टडी करना चाहेंगे तो आप ये अज्यूम करेंगे कि वो बिल्कुल वो है रिजिड है, मतलब आपकी ना
जो आप जिस बॉडी को स्टडी करना चाहते हैं वो आपको बिल्कुल रिजिड है, उसमें डिफॉर्मिटीज जो है वो बिल्कुल स्मॉल है, वो मतलब निग्लिजिबल है। तो मतलब प्रैक्टिकली तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता ये, मतलब आपका जो ये केस है, तो इसको सिर्फ कंजम्पशन के लिए आइडियल केस में भी आपने ये बॉडी तो स्टडी फॉर पर्पस ऑफ स्टडी आप करें। ये लिखा भी हुआ है कि almost never happens in vegetarian. So this assumption is quite reasonable for most medical studies of the major sciences of the body. तो सिर्फ आपकी स्टडी के लिए आप इस मॉडल स्टडी कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे होते हैं कि इसमें आपका जो मैथमेटिकल और मॉडलिंग वर्क है तो वो काफी आपका सेव हो जाता है, एक्यूरेसी भी रहती है। तो उसके बाद आपका ये रिजिड बॉडी हो गया, उसके बाद आपका डिफॉर्मेबल बॉडी आ गई। उसमें तीन चीजें पड़ी थी, रिजिड, डिफॉर्मेबल। रिजिड में आपने देख लिया कि वो मतलब एक आइडियल केस में होता है, उसमें आप अज्यूम कर रहे होते हैं कि मतलब डिफॉर्मिटी ऑलमोस्ट जीरो है। और आप डिफॉर्मेबल उसमें क्या होता है कि डिफॉर्मेबल में आप स्टडी बॉडी में आप स्टडी कर रहे थे कि फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही हैं मतलब बॉडी के अंदर आके आपके सेलुलर लेवल से लेके टिश्यू ऑर्गेनल सिस्टम लेवल तक, मतलब किस तरह से फोर्स प्रॉब्लम आएगी, तो किस तरह से की डिवीजन हो रही है, और इससे फिर हम स्टडी कर लेते हैं फिर फोर्सेस किस तरह से डैमेज काज कर रही है, ये सारा ये इन दोनों में डिफरेंस है कि वो रिजिड बॉडी में तो आप ये देखें कि वो हो ही नहीं रही है आपकी, तो दूसरी उसमें हो गई। तीसरी चीज आ गई आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स आ गई। तो फ्लूइड मैकेनिक्स बेसिकली क्या है, तो आपके फ्लूइड के अंदर फोर्सेस को आप स्टडी कर रहे हैं। तो फ्लूइड कौन से आपके दो टाइप्स के होते हैं, लिक्विड और फ्लूइड गैसेस। तो ये इसकी एप्लीकेशन क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स आप बायोमैकेनिक्स जो फ्लूइड मैकेनिक्स कहाँ स्टडी कर रहा होगा उसका क्यों कर रहा होगा। हार्ट वाल्व को बेसिकली स्टडी करेंगे, वेस्कुलर सिस्टम को स्टडी करेंगे या सीमेंट को आप स्टडी करेंगे। तो आप ये तब बायोमैकेनिक्स अप्लाई होगी। या ये है कि आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को इस तरह से बना रहे हैं कि जिसमें एयर स्पोर्ट्स में एयर का हो रहा है इंटरफेरेंस है, तो आप उसको एयर रेजिस्टेंस मिनिमम आप करने के लिए वहाँ पर स्टडी करेंगे। तो ये डिफरेंट उसमें एप्लीकेशंस हो जाती है बायोमैकेनिक्स मैकेनिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स को क्यों स्टडी करेंगे। तो मोस्टली इसमें क्या है कि जो स्पोर्ट्स मैकेनिक्स हैं वो रिजिड बॉडी मॉडल्स पे बेस कर रहे हैं। तो आपकी जो बेसिकली रिजिड बॉडी मैकेनिक्स है वो दो उसकी सब डिवीजन है, तो स्टैटिक्स है, डायनामिक्स है। ये आपने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी, स्टैटिक्स और डायनामिक्स में क्या फर्क था। तो यूनिफॉर्म मोशन में हो या रेस्ट में बॉडी हो तो उसकी जो होगा वो स्टैटिक, विदाउट एक्स जहां पे एक्सेलरेशन नहीं है वो स्टैटिक्स है। तो डायनामिक्स वहां पे जहां पे एक्सेलरेशन लगेगा तो डायनामिक्स वो मूवमेंट वो भी डायनामिक्स है। तो और डायनामिक्स जो है फर्दर वो सब डिवाइडेड है, तो उसमें दो ब्रांच है डायनामिक्स स्टैटिक्स में। डायनामिक्स में उसमें दो ब्रांच है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, ठीक है। तो बेसिकली जो काइनेमेटिक्स है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन क्या है, मतलब आप मोशन को मेजर किस तरह से कर रहे हैं, वो काइनेमेटिक्स है। तो मेजर आप इस तरह से करते हैं कि जिस स्पीड है तो उसको आप मीटर्स में मेजर कर लेंगे या फीट्स में मेजर कर लेंगे या इस तरह से कर लेंगे। तो एंगुलर जिसमें है तो आप डिग्री उसकी मेजर कर लेंगे या रेडियस मेजर कर लेंगे। तो एक रनिंग में काइनेमेटिक्स की एग्जांपल जिसको दी हम पास करें, अगर रनिंग कर रहा है तो उसकी काइनेमेटिक्स क्या होगी, आप हो सकते हैं उसकी स्पीड ऑफ द प्लेट हो सकती है, तो अगर वो लेंथ ऑफ स्ट्राइड दिस स्ट्राइड उसकी लेंथ कितनी है, तो या अगर वो उसके मस्कुलर लेवल पे है तो आप उसकी
एंगुलर वेलोसिटी स्पीड एक्सटेंशन एंगुलर वेलोसिटी अपडेट करेंगे। स्ट्राइड मतलब उससे कितना लंबा वो क्या कहेंगे जंप करेंगे कदम 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 स्ट्राइड कदम उसका कितना लंबा कदम था वो हो गया लेंथ ऑफ स्ट्राइड हो गया। तो ये वैसे एक वो आपको बताएगा तो जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के या तो इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा उससे कम ही होगा या एटलीस्ट इक्वल होगा। तो आपने कहा वो आपका काइनेटिक्स क्या होती है? काइनेटिक्स का तो आपको पता चल गया। तो काइनेटिक्स बेसिकली क्या होती है उसमें आपने वो पढ़ा था वो डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन और जो काइनेटिक्स है बेसिकली काज ऑफ मोशन है। मोशन बेसिकली काज की हो रही है इसको आप स्टडी करेंगे तो किन फोर्सेस की वजह से आपकी मोशन काज कर रही है तो ये आपकी वो होती है काइनेटिक्स होती है। कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि रनिंग के केस में काइनेटिक वेरिएबल्स कौन से होंगे तो फीट और ग्राउंड के दरमियान जो वो मतलब फोर्सेस अप्लाई हो रही है वो आपको स्टडी करेंगे। तो ये एयर रेजिस्टेंस को आप स्टडी करेंगे तो ये आपको बेसिकली काइनेटिक्स में दोनों में डिफरेंस ये काइनेटिक्स में डिस्क्रिप्शन है मोशन उसमें काज ऑफ मोशन ठीक है। तो बेसिकली ह्यूमन मोशन को इंप्रूव करने में काइनेटिक्स का ज्यादा मतलब हेल्पफुल है क्योंकि आप स्पीड कम ज्यादा होने से आपको पता चल जाएगा तो लेकिन वो आपकी तो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट उसमें इतना वो मतलब आपको हेल्पफुल नहीं होगी जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि मतलब उसमें मोशन काज ऑफ मोशन में क्या डिफेक्ट है तो वो आपको ज्यादा परफॉर्मेंस हेल्पफुल है। वही उसने एग्जांपल भी दी हुई है। For example, knowing that the timing and size of cubic extensor action is weak in the takeoff phase of a long jump may be more powerful. आपको कहते हैं एक एथलीट अगर जंप लगा तो उसका जंप की लेंथ कम या ज्यादा हो ये आपको पता चलने से मतलब आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही उसकी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट में आपको क्या वो कैसे हेल्प मिलेगी कि जब आपको पता चलेगा उसका एक एक्सटेंशन एक्शन है जो वो वीक है तो फिर आपको ज्यादा मतलब हेल्पफुल होगा कि आप फिर उसके ऊपर काम करेंगे जो उसका एक एक्सटेंशन एक्शन है उसको आप किस तरह से उसकी वीकनेस लाएं तो मतलब ये कि आपका काइनेटिक्स है ये आपकी हेल्पफुल है ऑन सेमेस्टर में एज कंपेयर्ड टू काइनेटिक्स। क्या चीज नहीं वो स्लाइड जूम आउट चलो ये वाली देख क्या करेंगे मैं भी कर देता हूँ आपको चलिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करता हूँ वैसे मैं उसको भी कर रहा हूँ ये आपकी टीम से नहीं अब मैंने नया बना दिया है टीम आपके देखिएगा इसके नाम से हाँ बस ऐसे कर दूंगा व्हाट्सएप पे आप दोनों खोल के व्हाट्सएप कर दो कॉपी कर दो चलिए ठीक है